नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लासमेट एकेडमी पर। मैं हूं पंकज कुमार। आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे 16 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स टॉपिक्स पर। इस वीडियो में मैं आपको लगभग 13 से 14 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिससे हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो नॉलेजेबल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली घटना ये रही। 7 अगस्त 2024 तक पंजाब, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल ने अभी तक शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 को लागू नहीं किया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। शिक्षा समवर्ती सूची में है, जिससे राज्यों को RTE अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार मिलता है, लेकिन इन राज्यों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पृष्ठभूमि 2022 में 86वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 21A को शामिल किया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। विधायी कार्रवाई। इस संशोधन को लागू करने के लिए संसद ने 1 अप्रैल 2010 को RTE अधिनियम पारित किया। मुख्य प्रावधान। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, जब तक कि वे प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेते। शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यह सुनिश्चित करता है। राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। कक्षाओं के लिए शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित करता है। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को रोकता है। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में शिक्षा के लिए आवंटन। कुल आवंटन 1.20 लाख करोड़ रुपए, जो 2023 से 24 के संशोधित अनुमान 1,29,718 करोड़ रुपए से 9,091 करोड़ रुपए कम है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता 73,008 करोड़ रुपए, जो 2023 से 24 के संशोधित अनुमान 72,473 करोड़ रुपए से अधिक है। उच्च शिक्षा 47,619 करोड़ रुपए, जो 2023 से 24 के संशोधित अनुमान 57,244 करोड़ रुपए से कम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC 2,500 करोड़ रुपए, जो 2023 से 24 के संशोधित अनुमान 6,409 करोड़ रुपए से कम है। आज की दूसरी घटना ये रही। बॉलीवुड के किंग खान ने 10 अगस्त को 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति से 4 चांद लगा दिए, जहां उन्हें उनके प्रतिष्ठित करियर के लिए करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। शाहरुख ने लोकार्नो के प्रसिद्ध पियाजा ग्रांडे में 8,000 दर्शकों के सामने अपना स्वीकृति भाषण दिया। किंग खान ने सिनेमा के सार पर अपने विचार साझा किए। मैं वास्तव में मानता हूं कि सिनेमा हमारे युग का सबसे गहरा और प्रभावशाली कलात्मक माध्यम रहा है, उन्होंने कहा। उन्होंने कला की सार्वभौमिक प्रकृति पर जोर देते हुए इसके सीमाओं को पार करने की शक्ति को रेखांकित किया। कला जीवन की पुष्टि करने का कार्य है, उन्होंने कहा। यह राजनीतिक नहीं होना चाहिए। यह विवादास्पद नहीं होना चाहिए। यह उपदेश नहीं देना चाहिए। यह बौद्धिक नहीं होना चाहिए। यह नैतिक उपदेश नहीं देना चाहिए। रचनात्मकता और भावना पर अभिनेता के विचार विशेष रूप से मार्मिक थे। प्रेम के बिना कोई रचनात्मकता नहीं है, जो एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं को पार कर जाती है और जिसे दुनिया भर में हर कोई समझता है, उन्होंने कहा। उनके विचारों ने इस विश्वास को उजागर किया कि रचनात्मकता और खुशी आपस में जुड़े हुए हैं। फेस्टिवल डायरेक्टर जियोना ए नाजारो ने खान के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा, वह एक महान कलाकार हैं। वह अपने अद्भुत कार्यनीति और अनुशासन के माध्यम से इतने सारे लोगों के सपनों और उम्मीदों को आगे बढ़ा रहे हैं। शाहरुख ने अपने भाषण का समापन विविध भूमिकाओं और भावनाओं को तलाशने की प्रतिबद्धता के साथ किया, हर प्रदर्शन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वादा किया और दर्शकों से जोरदार तालियों के साथ सराहना प्राप्त की। अंत में शाहरुख ने मजाकिया अंदाज में अनुरोध किया, क्या आप थोड़ा छोटा नाम रख सकते हैं? जैसे अरिवेडर्सी। आज की तीसरी घटना ये रही।
राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने 11 अगस्त को राज्यसभा सांसद भीम सिंह की नवीनतम पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी के विमोचन समारोह में भाग लिया। सिंह ने इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पुस्तक उन कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को उजागर करती है जिनके योगदान को अक्सर भुला दिया जाता है। इस पुस्तक का उद्देश्य ऐतिहासिक बलिदानों को पहचानकर विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा देना है। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने 11 अगस्त को राज्यसभा सांसद भीम सिंह की नवीनतम पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी के विमोचन समारोह में भाग लिया। सिंह ने इस रचनात्मक और प्रेरणादायक कार्य की सराहना करते हुए कहा, राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने कम ज्ञात नायकों के योगदान को उजागर किया है। उन्होंने यह भी बताया कि सांसद ने इस पुस्तक के लिए अन्य 3 पुस्तकों के साथ तथ्यों का विस्तृत शोध और संकलन किया है जो अनसंग क्रांतिकारियों के बलिदानों का उत्सव मनाते हैं। सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि यह पुस्तक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कई इतिहासकारों ने बताया है कि भविष्य के लिए ताकत अतीत से ली जाती है। इस पुस्तक में 75 क्रांतिकारियों की कहानियां भारत के विकास में योगदान देने की भावना और महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देती हैं, सिंह ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की याद में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि। यह वास्तव में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण था। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत से व्यवस्थित ब्रिटिश वापसी की मांग की। हर साल इस दिन को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, गांधी जी द्वारा भारत से अंग्रेजों की व्यवस्थित वापसी के आह्वान के लिए जाना जाता है। इस अवधि के दौरान उनके भाषणों ने हर उस भारतीय को प्रोत्साहित किया जो स्वतंत्रता चाहता था कि वह अपना मार्गदर्शक खुद बने। इस दिन को हर साल अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो देश की आजादी के लिए किए गए अथक संघर्ष की याद दिलाता है। आज की चौथी घटना ये रही। टेक इंडस्ट्री की अग्रणी हस्ती और यूट्यूब की पूर्व सीईओ सुजैन वोज्की का 56 साल की उम्र में कैंसर से 2 साल की लड़ाई के बाद निधन हो गया है। उनके पति डेनिस ट्रॉपर ने 9 अगस्त को उनकी मौत की खबर की पुष्टि की। सुसान डायने वोज्की कौन थी? सुसान डायने वोज्की एक अमेरिकी व्यापारिक कार्यकारी थीं, जिन्होंने 2014 से 2023 तक यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कार्य किया। 2022 में उनकी कुल संपत्ति का अनुमान $765 मिलियन था। वोज्की ने 20 से अधिक वर्षों तक प्रौद्योगिकी उद्योग में काम किया। वह 1998 में गूगल के निर्माण में शामिल हुईं, जब उन्होंने कंपनी के संस्थापकों को अपने गैराज को कार्यालय के रूप में किराए पर दिया। वह 1999 में गूगल की पहली मार्केटिंग मैनेजर बनी और बाद में कंपनी के ऑनलाइन विज्ञापन व्यवसाय और मूल वीडियो सेवा का नेतृत्व किया। यूट्यूब की सफलता को देखने के बाद उन्होंने गूगल को इसे खरीदने का सुझाव दिया। 2006 में $1.65 बिलियन में यह सौदा स्वीकृत हुआ। उन्हें 2014 में यूट्यूब का सीईओ नियुक्त किया गया और फरवरी 2023 में इस्तीफा देने तक इस पद पर रहीं। वोज्की, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में महिलाओं के लिए एक पथ प्रदर्शक थीं, ने 2023 में 9 साल के कार्यकाल के बाद यूट्यूब के सीईओ पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने परिवार, स्वास्थ्य और उन व्यक्तिगत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नया अध्याय शुरू करने की इच्छा को अपने प्रस्थान का कारण बताया। वोज्की ने उस समय की घोषणा में कहा था, यह मेरे जीवन के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक होगा। यूट्यूब में अपनी भूमिका से पहले वोज्की ने गूगल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में विज्ञापन उत्पादों के लिए कार्य किया, जहां उन्होंने कंपनी की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके करियर में इंटेल और बैन एंड कंपनी में भी कार्यकाल शामिल था, जिसके बाद वह गूगल के शुरुआती दिनों में कंपनी में शामिल हुईं। उनके प्रस्थान के बाद फरवरी 2023 में भारतीय अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया, जिन्होंने गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी के साथ वोज्की के 25 साल के उल्लेखनीय करियर के बाद उनका स्थान लिया। आज की 5वीं घटना ये रही। हॉकी इंडिया (HI) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि सेवानिवृत्त गोलकीपर PR श्रीजेश भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच होंगे। यह निर्णय 2024 ओलंपिक में भारत की हालिया कांस्य पदक जीत के बाद लिया गया है।
यह घोषणा 8 अगस्त 2024 को की गई, जब भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। मैच के दौरान श्रीजेश के महत्वपूर्ण बचाव भारत की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। खिलाड़ी से कोच तक का उनका बदलाव उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हॉकी इंडिया ने सोशल मीडिया पर श्रीजेश की नई भूमिका का जश्न मनाते हुए अपनी खुशी जाहिर की। संस्था ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, दिग्गज ने एक और शानदार कदम उठाया। पीआर श्रीजेश को जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। खेलने से लेकर कोचिंग तक आप सभी युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। आपके कोचिंग कार्यकाल का बेसब्री से इंतजार है। श्रीजेश ने पहले ही अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी, जिसमें उन्होंने कोचिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। उन्होंने विभिन्न कोचों के साथ अपने व्यापक अनुभव और मैदान पर एक संचारक और आयोजक के रूप में अपनी भूमिका पर विचार किया। उन्होंने कोचिंग के लिए गहरा जुनून और इस नई भूमिका में अपने विशाल अनुभव का लाभ उठाने की इच्छा व्यक्त की। हाई के महासचिव भोलानाथ सिंह ने पुष्टि की कि इस निर्णय पर भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) और भारत सरकार के साथ चर्चा की जाएगी। श्रीजेश के कांस्य पदक जीतने के जश्न के बाद आधिकारिक तौर पर अपना नया पद संभालने की उम्मीद है। पीआर श्रीजेश की पदक उपलब्धियां। 2014 भारतीय पुरुष हॉकी टीम के साथ इंचियोन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 2016 भारतीय पुरुष हॉकी टीम के साथ रियो ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया। 2020 भारतीय पुरुष हॉकी टीम के साथ टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2024 भारतीय पुरुष हॉकी टीम के साथ पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। आज की छठवीं घटना ये रही। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रयास में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों की मेजबानी की। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राजधानी कैनबरा में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की। भारत ने नई दिल्ली में आतंकवाद निरोध पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक की मेजबानी की। आतंकवाद निरोध सहयोग भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा शहर ने 13 अगस्त 2024 को आयोजित छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इसके अलावा अलग से समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में आयोजित छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता में इस मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की संयुक्त सचिव मुआनपुई सयावी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सारा स्टोरी, प्रथम सहायक सचिव, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया प्रभाग, विदेश मामले और व्यापार विभाग, और बर्नार्ड फिलिप, प्रथम सहायक सचिव, अंतर्राष्ट्रीय नीति, रक्षा विभाग, ने ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR), समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, खोज और बचाव अभियान, प्रदूषण प्रतिक्रिया, नीली अर्थव्यवस्था और बंदरगाह राज्य नियंत्रण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। अगली 7वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। आतंकवाद निरोध पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक 12 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व भारत के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त सचिव के.डी. देवल ने किया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग में आतंकवाद निरोध के राजदूत रिचर्ड फीकेस ने किया। दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद के खतरे पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की और आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आतंकवाद निरोध पर अगले 15वें भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की मेजबानी कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जाएगी। आज की 7वीं घटना ये रही। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा विकसित फ्लडवॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के संस्करण 2.0 को लॉन्च किया। केंद्रीय जल आयोग (CWC)
ने देश में बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी और जनता तक वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक बाढ़ के पूर्वानुमान को प्रसारित करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने के उद्देश्य से 17 अगस्त 2023 को मोबाइल एप्लीकेशन का पहला संस्करण जारी किया था। फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 स्मार्टफोन के माध्यम से देश भर में उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय के आधार पर बाढ़ की जानकारी प्रदान करेगा। फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 2023 में लॉन्च किए गए फ्लड वॉच इंडिया ऐप का उन्नत संस्करण है और 2023 संस्करण की तुलना में देश में अधिक बाढ़ निगरानी स्टेशनों और जल जलाशयों को कवर करता है। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित किया गया है, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है। ऐप सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है। पहले संस्करण में 200 स्तर के पूर्वानुमान स्टेशनों पर बाढ़ के पूर्वानुमानों की जानकारी प्रदान की गई थी। यह उपयोगकर्ता को वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करने में सक्षम है। इस पर 24 घंटे तक राज्यवार बेसिनवार बाढ़ पूर्वानुमान उपलब्ध रहता है। संस्करण 2.0 में 592 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर बाढ़ पूर्वानुमानों की जानकारी प्रदान करता है। 2.0 संस्करण में देश के 150 प्रमुख जलाशयों की भंडारण स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की क्षमता है। ऐप अंग्रेजी और हिंदी भाषा में जानकारी प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता को पठनीय और ऑडियो प्रसारण के माध्यम से जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के लिए उपलब्ध है। अपग्रेड किए गए ऐप का उद्देश्य बाढ़ का व्यापक अवलोकन प्रदान करना है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अपने आसपास बाढ़ और जलाशय की स्थिति पर नजर रखने में मदद मिलती है। निगरानी स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर और जलाशय डेटा को शामिल करके ऐप बाढ़ निगरानी क्षमताओं को बढ़ाता है और बेहतर तैयारी और प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करता है। आज की 8वीं घटना ये रही। भारत 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विकासशील देशों के लिए भविष्य की चुनौतियों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। शिखर सम्मेलन में पिछली बैठकों की तरह ही इस बार भी खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल चुनौतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के पिछले संस्करणों में ग्लोबल साउथ के 100 से ज्यादा देशों ने भागीदारी की थी। इससे पहले भारत ने बीते साल जनवरी के 12 से 13 को पहली बार इस समिट का आयोजन किया था, तो दूसरा सम्मेलन भी बीते साल 17 नवंबर को हुआ था। इन दोनों सम्मेलनों की मेजबानी भारत ने ही की थी। विदेश मंत्रालय (MIA) ने जानकारी देते हुए बताया, भारत 17 अगस्त को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन का विषय एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण होगा। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि यह अनूठी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास दृष्टिकोण के विस्तार के रूप में शुरू हुई है और यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, के दर्शन पर आधारित है। शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण में ग्लोबल साउथ के देशों के साथ एक साझा मंच पर चर्चा की जाएगी। देशों की चुनौतियों, प्राथमिकताओं और विकास के क्षेत्र में समाधानों को लेकर विचार साझा किए जाएंगे। उद्घाटन सत्र राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर होगा और इसकी मेजबानी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। भारत ने पिछले साल 12 और 13 जनवरी को पहले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। दूसरा संस्करण पिछले साल 17 नवंबर को आयोजित किया गया था। दोनों शिखर सम्मेलन आभासी प्रारूप में आयोजित किए गए। पीएम मोदी ने दूसरे संस्करण कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। भौगोलिक रूप से ग्लोबल साउथ हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से आवाज पहली बार मिल रही है। यह हमारे साझा प्रयासों से हो पाया है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान हैं, हमारी प्राथमिकताएं समान हैं। आज की 9वीं घटना ये रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान नागरिक संहिता को सांप्रदायिक और भेदभावकारी करार देते हुए कहा कि सेक्युलर नागरिक संहिता समय की मांग है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की दृढ़ता पर अडिग रहने की घोषणा करते हुए पीएम ने राजनीति में परिवारवाद का वर्चस्व खत्म करने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने अपनी तीसरी पारी में लाल किले की प्राचीर से पहले संबोधन में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के बड़े एजेंडे को आगे बढ़ाने के इरादे साफ करते हुए देश में सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पहल करने का ऐलान किया। दरअसल 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की पैरवी करते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प और एक राष्ट्र एक चुनाव का सपना साकार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम लोग जी रहे हैं वह सचमुच में सांप्रदायिक और भेदभाव करने वाली संहिता है। मैं चाहता हूं कि इस पर देश में गंभीर चर्चा हो और हर कोई अपने विचार लेकर आए। पीएम ने कहा कि इसलिए समय की मांग है अब देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। उन्होंने कहा, हमने 75 साल सांप्रदायिक सिविल कोड में बिताए, अब सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, तभी देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं उससे हमें मुक्ति मिलेगी। गौरतलब है कि राम मंदिर और धारा 370 के साथ सामान्य नागरिक संहिता दशकों से भाजपा के 3 कोर राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा रहा है। पहले 2 कार्यकाल में दोनों प्रमुख एजेंडे को पूरा करने के बाद तीसरे कार्यकाल के दौरान पीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फोकस बढ़ाने के इरादे जाहिर कर दिए। आज की 10वीं घटना ये रही। आजादी की सालगिरह के मौके पर आरबीएल बैंक निवेशकों के लिए बेहतर एफडी विकल्प पेश किया है। बैंक ने सुरक्षित निवेश विकल्प का नाम विजय फिक्स्ड डिपॉजिट्स रखा है। बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान को समर्पित इस स्कीम में निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल रहा है। विजय फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लिमिटेड अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी। निवेशकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई विजय एफडी स्कीम में 3 करोड़ रुपए से कम की रकम जमा की जा सकती है। ये स्कीम 500 दिन में मैच्योर होगी। फंड की जरूरत पड़ने पर निवेशक मैच्योरिटी से पहले भी निकासी कर सकेंगे। मुख्य विशेषताएं। ब्याज दरें। विजय फिक्स्ड डिपॉजिट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 8.85% प्रति वर्ष, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.60% प्रति वर्ष और नियमित ग्राहकों के लिए 8.1% प्रति वर्ष प्रदान करता है। बुकिंग विकल्प। ग्राहक आरबीएल बैंक मोबाइल ऐप के माध्यम से या अपनी निकटतम शाखा में जाकर फिक्स्ड डिपॉजिट बुक कर सकते हैं। सीमित अवधि की पेशकश। यह विशेष जमा योजना सीमित समय के लिए उपलब्ध है और 3 करोड़ रुपए से कम जमा के लिए लागू है। आरबीएल बैंक एफडी दरों का अवलोकन 29 जुलाई 2024 से प्रभावी। अल्पकालिक जमा अवधि और ग्राहक श्रेणी के आधार पर 3.50% से 6.55% प्रति वर्ष तक। दीर्घकालिक जमा 365 दिनों से अधिक अवधि के लिए ब्याज दरें 7.00% से 8.50% प्रति वर्ष तक भिन्न होती हैं। हाल की पहल। रुपे क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई और एनसीएमसी एकीकरण। 1 अगस्त 2024 को आरबीएल बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी सुविधाओं को एकीकृत करने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया। यह उपयोगकर्ताओं को यूपीआई का उपयोग करके सहज यात्रा करने और सुरक्षित, त्वरित भुगतान करने की अनुमति देता है। आज की 11वीं घटना ये रही। किसानों से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसान से बात नाम का एक मासिक रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसानों को मंत्री, कृषि वैज्ञानिकों और मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत करने का मौका देना है। इस कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक, विभाग के अधिकारी और खुद मंत्री शामिल होंगे, जो सर्वोत्तम पद्धतियों और वैज्ञानिक प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। चौहान ने किसानों को वैज्ञानिक लाभ तेजी से हस्तांतरित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि किसानों के पास अक्सर जानकारी का अभाव होता है, जिससे कीटनाशकों का दुरुपयोग होता है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। किसान की बात भारत के कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। चौहान ने कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की जरूरतों के साथ एकीकृत करने और कृषि कर्मियों के बीच चर्चा को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। कृषि मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को विश्व की खाद्य टोकरी में बदलना है। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली
NPSS का भी शुभारंभ किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह के साथ कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ भी होंगे। वे मिट्टी की सेहत, सिंचाई, फसल प्रबंधन और कीट नियंत्रण जैसे विषयों पर अपना ज्ञान बांटेंगे। इस कार्यक्रम में किसान अपनी समस्याएं भी बता सकेंगे। मंत्रालय और विशेषज्ञ उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की बातचीत से किसानों की समस्याओं को हल करने और उन्हें समय पर सलाह देने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब किसानों में असंतोष बढ़ रहा है। किसान फसलों के लिए कानूनी तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम किसानों की मदद नहीं करेगा। किसानों को बुवाई के तरीके और अपनी मिट्टी की सेहत के बारे में पहले से पता है। आज की 12वीं घटना ये रही। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अगले महीने प्रधानमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया है। किशिदा ने कहा कि वह सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगले महीने नए अध्यक्ष का चुनाव होते ही PM पद से इस्तीफा दे देंगे। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि उन्होंने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। किशिदा के इस फैसले का मतलब है कि वह अगले महीने LDP के नए नेता के चुनाव तक ही प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति जनता के विश्वास के बिना नहीं चल सकती। यह बात उन्होंने घोटाले सामने आने को लेकर कही थी, क्योंकि इससे सरकार की छवि धूमिल हो गई। वहीं निक्केई पोल ने सरकार की रेटिंग को 20% रहने का अनुमान लगाया है, जो 2021 के अंत में 60% रेटिंग से काफी कम है। किशिदा ने कहा कि लोगों को नई बदली हुई LDP दिखाना जरूरी है। यह दिखाने की दिशा में सबसे स्पष्ट पहला कदम की पार्टी बदलेगी, मेरे लिए एक कदम पीछे हटना है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का जन्म हिरोशिमा में हुआ था। उनका जन्म परमाणु त्रासदी के 12 साल बाद हुआ था। इस त्रासदी में उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया था। उनके पिता और दादा जापान की संसद के निचले सदन में प्रतिनिधि रहे हैं। किशिदा ने राजनीति में आने से पहले 5 साल तक जापान के लॉन्ग टर्म क्रेडिट बैंक यानी शिंसेई बैंक में काम किया था। साल 1993 में वह निचले सदन के लिए चुने गए और 2012 में प्रधानमंत्री शिंजो आबे की कैबिनेट में विदेश मंत्री बने। इसके अलावा भी उन्होंने कई पदों पर काम किया। सितंबर 2021 में किशिदा LDP के अध्यक्ष बने और इसके बाद वह प्रधानमंत्री बने। किशिदा LDP के उदारवादी कोचिकाई गुट के प्रमुख हैं, जिसके वर्तमान में 47 सांसद हैं। फूमियो किशिदा ने अक्टूबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। किशिदा ने योशिहाइड सुगा की जगह ली थी। आज की 13वीं घटना ये रही। L&T फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, जिनमें L&T फाइनेंस, L&T इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड और L&T म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड शामिल हैं, के विलय के बाद NBFC कोर निवेश कंपनी NBFCCIC से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, निवेश और ऋण कंपनी NBFCICC में परिवर्तन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2 अगस्त को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया। पंजीकरण में इस बदलाव से कंपनी के NBFCICC दिशा निर्देशों के अनुपालन पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। वित्तीय प्रदर्शन। शुद्ध लाभ Q1 FY25 के लिए L&T फाइनेंस लिमिटेड ने 685 रुपये करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो साल दर साल 29% की उल्लेखनीय वृद्धि है। ऋण पुस्तिका वृद्धि। कंपनी की समेकित ऋण पुस्तिका में साल दर साल 13% की वृद्धि हुई, जो 30 जून तक 88,717 रुपये करोड़ तक पहुंच गई। खुदरा ऋण इस कुल का 95% हिस्सा है, जो 84,444 रुपये करोड़ है। बाजार प्रदर्शन। शेयर की चाल। शेयर की कीमत में 0.77% की गिरावट के बावजूद, जो 167 रुपये 23 पैसे प्रति शेयर पर आ गई, कंपनी के शेयर में इस साल अब तक 2.31% और पिछले 12 महीनों में 29.84% की वृद्धि हुई है। इसकी तुलना NSE निफ्टी 50 इंडेक्स में 0.26% की गिरावट से की जा सकती है। विनियामक अपडेट। प्रमाणपत्रों का निरस्तीकरण। विलय के मद्देनजर
L&T फाइनेंस और L&T इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड सहित इसकी सहायक कंपनियों ने आरबीआई को अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र COR सौंप दिए हैं। आरबीआई ने 5 अन्य NBFC के COR को भी उनकी कानूनी संस्थाओं की समाप्ति के कारण रद्द कर दिया है। आज की अंतिम घटना ये रही। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS का शुभारंभ किया, जो किसानों को अपने फोन का उपयोग करके कीटों को नियंत्रित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद करेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में लॉन्च कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र का प्रयास कृषि में नई तकनीकी नवाचारों को किसानों तक ले जाना है। उन्होंने कहा, कृषि के क्षेत्र में सभी नए विकास किसानों के लिए फायदेमंद होने चाहिए और कहा कि उपज बढ़ाना नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को बेहतर बीजों की आवश्यकता है। हमारा वैज्ञानिक समुदाय इस दिशा में किसानों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करना और कीट प्रबंधन के प्रति उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। NPSS किसानों और विशेषज्ञों को कीट नियंत्रण और प्रबंधन में मदद करने के लिए AI उपकरणों का उपयोग करके कीटों पर नवीनतम डेटा का विश्लेषण करेगा। मंत्री ने कहा कि तकनीक को खेतों तक पहुंचना चाहिए और NPSS ऐसा ही एक प्रयास है। उन्होंने कहा, अगर हम कीटों के हमले को तुरंत और हमले की शुरुआत में ही जान लें, तो इससे इलाज में मदद मिलेगी। यह प्रणाली कीटों की पहचान करने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करेगी। तकनीक का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संपर्क को मजबूत करने के प्रयास करेगा। यह प्रणाली तकनीक का उपयोग करके उचित समय पर बीमारियों का इलाज करती है। इससे सटीक निदान और सटीक उपचार में मदद मिलेगी। इससे किसानों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। इससे मिट्टी की बचत होगी। यह एक तकनीकी प्लेटफॉर्म है और इसके लिए किसी अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता नहीं है।